नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जी हां, वीआईपी न्यूज का मेगा कवरेज आज तय होगा किसको मिलेगा राज और किसका छिनेगा ताज। विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी समर में कौन बाजी मारेगा, किसका होगा राज तिलक, आज ये तय हो जाएगा। आज 5 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित हो जाने वाले हैं और 10 मिनट का मात्र समय रह चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी राज्यों में उत्तर प्रदेश की 403, उत्तराखंड की 70, मणिपुर की 60, पंजाब की 117 और गोवा की 40 विधानसभा सीटें शामिल है। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हो चुकी है। 10 मिनट का मात्र समय शेष है। लखनऊ से आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तमाम व्यवस्थाओं के साथ तैयारियां दुरुस्त हो चुकी हैं। जहां पर आज गिनती शुरू होगी तो कौन से दिग्गज बाजी मारेंगे और किसका होगा तख्ता पलट, ये तय होगा। वीआईपी न्यूज दिन भर आपको मेगा कवरेज के साथ जुड़ा रहेगा। आपके साथ तो जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ और हम आपको देंगे पल पल की अपडेट्स। तमाम एग्जिट पोल होने के बाद अब एग्जैक्ट पोल का दिन आ चुका है। जी हां, एग्जैक्ट पोल यानी कि कौन सत्ता में काबिज होगा और किसका होगा सत्ता परिवर्तन। आज यह खास दिन 10 मार्च। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, जहां पर 7 चरणों में मतदान हुए और मतगणना के नतीजे आज आने वाले हैं। और आपको बता दें कि चुनाव नतीजों को लेकर कयासबाजियों का दौर तेज हो गया। आइए इन 5 राज्यों को लेकर थोड़ा बहुत आपको समझाते हैं कि एग्जिट पोल आने के बाद यहां किस तरह के सियासी हालात बन रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य। ये जनसंख्या के लिहाज से भी, विधानसभा सीटों के लिहाज से भी, इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि 7 चरणों में यहां मतदान तो संपन्न हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान भी और एग्जिट पोल के नतीजों से यह साफ है कि राज्य में बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन की सीधी टक्कर है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी कुछ खास करने में कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि पिछली बार अपने दम पर मिली 312 सीटों के मुकाबले इस बार कितनी सीटें हासिल कर पाती है। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। ये नतीजे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी की राजनीति से होकर निकलता है। तो आज महा कवरेज, मेगा कवरेज वीआईपी न्यूज पर आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जहां पर भी अगर बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो या फिर पंजाब, हर तरफ बैलेट पेपर के साथ गिनती शुरू होगी और उसके बाद काउंटिंग का दौर शुरू होगा। तो समय देखिए, अपनी घड़ी देखते जाइए। थोड़ी ही देर बाद वीआईपी न्यूज आपको मेगा कवरेज के साथ तैयार मिलेगा और हमारे तमाम रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। तो आज आपको बता दें कि 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है और इसको लेकर तैयारियां क्या कुछ है, तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि आज महा कवरेज है और इसमें आज 10 मार्च को नतीजों का दिन है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीटें, अगर बात की जाए पंजाब की 117 सीटें और साथ ही मणिपुर, गोवा और साथ ही अगर बात की जाए तमाम राज्यों को लेकर दिग्गजों का जो आज सियासी किस्मत का फैसला है वो ईवीएम मशीन में जो कैद हुआ था अब धीरे धीरे खुलने वाला है। 7:54 का वक्त हो चुका है और ठीक 8 बजे रिजल्ट के पहले जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर आते आते लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किसका सत्ता परिवर्तन होना है। हालांकि सुबह से मिठाइयां बनने का भी सिलसिला शुरू हो गया। अगर हम बात करें बीजेपी कार्यालय की तो वहां पर हालांकि आश्वस्त नजर आए लोग। सुबह सुबह बीजेपी कार्यालय लखनऊ में कोई नजर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अब लोग वहां पर पहुंचने शुरू हुए। 6 बजे से लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और आपको यह बता दें कि अब धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी है, वो भी अपने अपने वॉर रूम में पहुंच गए हैं। जी हां, जैसे कि न्यूज में पीसीआर होता है वैसे ही वॉर रूम में पीसीआर है, जहां पर पॉलिटिकल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर लिस्ट जारी कर दी गई है कि कौन वहां पर मौजूद होगा और इस तरीके से एक बड़ी स्क्रीन लगाकर चप्पे चप्पे पर तैनाती भी की गई है और नजर भी रखी जा रही है। तो वीआईपी न्यूज में महा कवरेज दिन भर, बस समय बचा है 5 मिनट का और 5 मिनट के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और चलिए बात करेंगे लखनऊ की, जहां मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 8 बजे शुरू होगी विधानसभा की मतगणना। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल तैनात। मतगणना स्थल के चारों ओर 3 लेयर सुरक्षा है। जी हां, मतगणना की सुरक्षा का डीएम एसपी जायजा ले रही है। शामली, कैराना,
थाना भवन विधानसभा की मतगणना केंद्र के बाहर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। भीतर जाने के लिए बड़ी बड़ी लाइंस में लोग लगे हुए हैं और आपको यह भी बता दें कि नवीन मंडी में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 2022 विधानसभा की मतगणना जिस पर सभी की निगाहें, आपको बता दें कि सुरक्षा को चप्पे चप्पे पर यहां पर तैनाती देखी जा रही है, दूरबीन से भी नजरें रखी जा रही है और साथ ही प्रत्याशियों से लेकर कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इस बीच ईवीएम मशीन की निगरानी रात से ही देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर मतगणना की सुरक्षा का डीएम एसपी स्वयं जायजा ले रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। शामली, कैराना, थाना भवन, विधानसभा की मतगणना के साथ मतगणना केंद्र के बाहर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। और सीधे रुक करेंगे जहां उत्तराखंड देवभूमि से हमारे साथ स्टेट हेड संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आज का जो दिन बेहद खास है और आज जो है नतीजा आ जाएगा देवभूमि उत्तराखंड में। क्या सत्ता पर काबिज होगी बीजेपी या फिर जो सत्ता परिवर्तन की एक बयार लगातार ये कही जा रही थी वो देखी जाएगी? किस तरीके, अगर सुबह से हम कहें देवभूमि में क्या नजारा देख पा रहे हैं? जी संजय जी, तो तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर जहां पर 2017 के आंकड़े 70 विधानसभा सीटें हैं जिसमें टारगेट 36 सीटों का। जी हां, जो विनिंग आंकड़ा है वो 36 सीटों का है। अगर बीजेपी की बात करें 57 सीटें पहले जीती हुई थी। अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की 11 सीटों के साथ 2017 के ये आंकड़े हैं जहां पर आईएनडी 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। और ये नतीजे आप देखिए अब 2022 आखिर क्या सत्ता परिवर्तन हो पाएगा या सत्ता पर काबिज कौन होगा? क्योंकि मिठाई, जलेबी और लड्डू बनने शुरू हो चुके हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम पार्टी हैं, अपने अपने स्तर पर उत्साहित नजर आ रही हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ तैयारियां हैं तो कहीं मिठाइयों के बॉक्स तैयार हो चुके हैं कि जैसे ही रिजल्ट घोषित होंगे मिठाइयां बंटनी शुरू हो जाएगी। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए, सर आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 आ रही जी संजय जी, बिल्कुल। अगर बात की जाए देवभूमि उत्तराखंड जहां पर आज क्या परिवर्तन की बयार होगी या सत्ता पर एक बार फिर लहराएगा भगवा रंग, क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं सुबह से? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व के परिणाम में आज 5 राज्यों में उत्तराखंड के 132 प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में बन रहे हैं जी, जिसमें 70 भाग्यशाली लोगों को आज इंतजार है कि वह विधानसभा के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भाजपा कांग्रेस में काफी कांटे की टक्कर है। 40 से 50 सीटों पे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस भाजपा आमने सामने है जी, और 20 सीटें ऐसी है जिसमें अन्य पार्टियां, इसमें बीएसपी है, निर्दलीय है, आम आदमी पार्टी है जिनकी लड़ाई है जी। लेकिन अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में पूरी तैयारी हो चुकी है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे मतगणना शुरू होने वाली ही है। हमारी समझ से 1-2 मिनट में मतगणना शुरू हो जाएगी। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लगभग 900 से ज्यादा कर्मियों को मतगणना के लिए तैनात किया गया है। ईवीएम के लिए अलग टेबल बनी है, पोस्टल बैलेट अलग से, उसकी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए अलग कर्मी है जी। सर्विस वोटर की जो काउंटिंग की जाएगी उसके लिए अलग है। हम आपको बताएं कि लोगों तक हर राउंड के बाद जानकारी देने के लिए लगभग 3 किलोमीटर तक साउंड सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है जी। कि उससे ये बताया जा सके कि किसको कितने मत नहीं मिले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वह हम लोग जब पहुंचे हैं तो ये पता चला कि 1 घंटे पहले से ही यहाँ तैनात है। ये माना जाए जो कुछ दिनों से अफवाहें चल रही थी उसके मद्देनजर कांग्रेस ने भी यहाँ अपने लोगों को लगा रखा था और वह सुबह से ही यहाँ पे तैनात हो चुके हैं। बिल्कुल। अगर बात की जाए संजय सर, जो रात थी ये बहुत भारी रात थी और जो कहा जाता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल की रात किस किस पर भारी गुजरी है? क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, हालांकि आज तो एग्जैक्ट पोल का दिन है, एग्जैक्ट नतीजे आ जाएंगे, लेकिन जो कांटे की टक्कर उत्तराखंड में देखी जा रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी और साथ ही कांग्रेस की कांटे की टक्कर है और अगर निर्दलीय भी मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं, और जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय जब वहां पर पहुंचे तो
जिस तरीके का माहौल नजर आया उसमें तमाम तरीके के निष्कर्ष निकल कर आए कि क्या जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए पार्टियां तैयार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में डर भी देखा गया, तो रात कितनी भारी किस पर गुजरी? देखिए, हम आपको बता दें कि 2017 को छोड़ दिया जाए जी, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से थी जी। पहला चुनाव 2002 में हुआ था, कांग्रेस सत्ता में आई थी, एकदम बॉर्डर पे थी। उसके बाद 2007 में हुआ, पूर्ण बहुमत की स्थिति थी भले, लेकिन जो प्रचंड बहुमत पिछली बार मिला हुआ नहीं रहा। तो ऐसे में पुराने अगर इतिहास को देखा जाए तो हमेशा ये मान के चला जा रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ पे हमेशा हावी रही है। हम आपको बता दें कि बसपा जिसको लोग ध्यान नहीं देते, 2002 में 7 सीटें थी, 2005-7 में 8 सीटें थी, उसके बाद 4 सीटें थी, फिर 3 सीटें थी। तो सबसे बड़ी नजर लोगों की बसपा पे होती है। निर्दलीय हमेशा यहाँ पे 2-3 बागी ऐसे होते हैं जो कि जीतते हैं। तो आदमी ये अनुमान लगा के चलता है कि सत्ता में जो भी पार्टी पहुंचेगी उसको किसी न किसी का अगर सहयोग लेना होगा तो वो या तो बसपाई होंगे या निर्दलीय होंगे। तो ये और ये निर्दलीय जो भी है, इस बार हम देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से लगभग 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बगावत करके मैदान में है। वही कांग्रेस से लगभग 6। तो सबकी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। आपने बात किया कैलाश विजयवर्गीय का, चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2016 में सत्ता परिवर्तन के लिए आए भी थे। लेकिन दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की भी अगर आपको बता दूं तो कांग्रेस के भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यहाँ पे लगाया गया है। कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी निर्दलीय या अन्य लोगों को लेने की बात होगी, जिस स्तर से भी होगी, जो भी स्तर हो, छल बल कल, आप मान सकते हैं उसके लिए भूपेश बघेल यहाँ बैठे हैं। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े मतलब चाणक्य कहे जाते हैं, सत्ता में कांग्रेस को हमेशा जीतू पटवारी ने संभाला है। तो जीतू पटवारी भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टी के चाणक्य, दोनों पार्टी के फाइनेंशियल बाहुबली कि कैसे तोड़ मरोड़ की जाए उसके लिए यहाँ पे आ चुके हैं। और वह अपने जी बिल्कुल संजय जी, जिस प्रकार से हम बात करें, अगर हम तमाम चेहरों की बात करें उत्तराखंड में, बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी जिनके लिए अब अपनी सीट को भी बचाना है और हैट्रिक भी लगाना है, क्योंकि अगर वो दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, हालांकि बहुत कम समय मिला उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद, इसलिए कुल मिलाकर जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर पुष्कर सिंह धामी की जर्नी हम देखें, बहुत कम समय में उतना वो काम नहीं कर पाए जितना करके वो चुनाव के लिए वोट मांग पाते। लेकिन पुष्कर सिंह धामी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए हैं। खटीमा सीट है, कड़ी टक्कर वहां से उनको मिल रही है। अगर कांग्रेस की बात करें, हरीश रावत जो कि एक दिग्गज नेता है, वयोवृष्ठ नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हताशा निराशा भी शुरुआती दौर में देखी गई, जब उनका कहीं ना कहीं अंदर खाने से ही थोड़ा विरोध शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंपैथी कार्ड भी उन्होंने खेला। आपकी बात करें अजय कोठियाल, जिनके पास पूरा जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं आर्मी बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं वो उनको एक मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है, त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों ही पार्टियां अपना दमखम लगाती नजर आ रही हैं, किस तरीके का वहां पर जोड़ तोड़ और रणनीति इस वक्त आपको नजर आ रही है? क्योंकि अब 8:03 का वक्त है, हालांकि अब तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर से ही। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में 70 सीटों पर नहीं है जी। अगर हम कायदे से आकलन करेंगे तो 40 से 50 सीटों पर सीधे कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। 20 सीटें ऐसे हैं जिसमें कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी, बसपा और निर्दलीय आमने सामने है। तो त्रिकोणीय मुकाबला तो 20 सीटों पे आप कह सकते हैं, लेकिन 50 सीटों में कांग्रेस भाजपा ही आमने सामने है। और आपने बात की पुष्कर सिंह धामी की, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 57 सीटों के साथ 2017 में सरकार बनाएगी। तो 57 विधायक उसके थे, तो उसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया। लेकिन एक वर्ष चुनाव के एक वर्ष पहले उन्हें हटा करके तीरथ सिंह रावत, जिनके सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 4 महीने भी उनको नहीं रखा गया। उसके बाद धामी को सत्ता की कमान दी गई। तो आप ये मान सकती हैं कि धामी के जो आपने कहा कि समय कम मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्पेंसिंग थी, उस एंटी इनकम्पेंसिंग को भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ दिखाते हुए सत्ता को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। क्योंकि धामी ने पिछले 4-5 महीनों में
भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्पेंसी की बात की जाती है हमेशा की सत्ता के खिलाफ होती है, उसे कम करने का प्रयास किया है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को आप टक्कर में कह रहे हैं और जीतने की उम्मीद अगर लगाई जा रही है तो धामी की इस कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसके अनुसार ही कहा जा रहा है। नहीं तो एक वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी को ये मान के चला जा रहा था इस बार फिर से सत्ता में कांग्रेस आएगी और भारतीय जनता पार्टी ने वो वाकोबत दे दिया है जी। लेकिन धामी के आने के बाद ये जिस तरह की टक्कर यहाँ दिखी है तो आप कह सकते हैं कि परिणाम, जब तक परिणाम नहीं आता तब तक कुछ भी अनुमान लगाना बेमानी साबित होगी। बिल्कुल, तो अनुमान लगाना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें संजय जी एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी उत्साहित भी नजर आ रही है और चौकन्नी भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर जब कांटे की टक्कर होती तो कहीं ना कहीं आगे पीछे होने की बहुत बात हो जाती, क्योंकि पिछले एग्जिट पोल्स में हमने देखा कि नतीजे कुछ दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रुझान के बाद नतीजे आए तो कहीं ना कहीं स्थितियां बदलती नजर आई। इस बार के एग्जिट पोल जो आए हैं उससे क्या लगता है, एक बहुत लंबा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, अपने अनुभव से क्या बताएंगे, क्या परिवर्तन हो सकता है या फिर जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उसके इर्द गिर्द ही कुछ रहने वाला है? क्योंकि 2017 की अगर हम बार बार बात करते हैं तो उस समय मोदी मैजिक था, मोदी जी का जादू चल रहा था और उस जादू में 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पाई। इस बार कोरोना के नाम पे जिस तरह से रैलियों पे प्रतिबंध लगा, जिस तरह से एक माहौल दिखता है वह माहौल देखने को नहीं मिला। और आप कह सकते हैं कि जब हम लोग वोटर के पास गए, वोटर का जो साइलेंट वोटर था वो ये दर्शा रहा था कि परिणाम कहाँ जाएगा, तो किसी का भी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। 70 विधानसभाओं में अगर आप जो रुझान हमारे पास आए हैं, क्योंकि 14 फरवरी को मतदान होता है, 10 मार्च को 8 मतगणना हो रही, 23 दिन का समय था। इस 23 दिन में हम लोगों ने भी जो अब हमारे रिपोर्टर्स ने हमें फीडबैक दिया उससे ये कहा जा सकता है कि वो जो परिणाम 17 में जो है तो कहीं नहीं है, उस तरह का रिजल्ट तो नहीं आने वाला है। कांटे की टक्कर है, बहुमत की संख्या तक पहुंचना है और उस बहुमत की संख्या में अगर 2-4 सीट ऊपर नीचे होगी तो उसके लिए कांग्रेस और भाजपा ने अभी से रणनीति तैयार कर ली है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर निर्दलीय जो प्रत्याशी जीतने की स्थिति में 3 है, उन पे दोनों की नजरें हैं, बातचीत चल रही है। मतलब कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि उनको सभी तरह से लोक लुभावन ऑफर दे दिए गए हैं। बसपा हरिद्वार में 2 सीटों पर जीतने की उम्मीद है, उनसे भी कांग्रेस भाजपा के लोग संपर्क में है। तो आप अभी शुरुआती 2 घंटे तक बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी बता दें कि अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है और अब महा कवरेज वीआईपी न्यूज पर आप देखेंगे, जहां पर शंखनाद के साथ काउंटिंग की एक एक पल के हम आपको अपडेट्स देंगे। रुझान आने अब शुरू हो जाएंगे, ये समय हो चुका है 8:08।
की 690 विधानसभा सीटों की मतगणना शुरू हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है और अब सीधे रुझान की ओर हम बढ़ेंगे। आपको बता दें कि स्क्रीन आप देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ आपको उत्तराखंड नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ पंजाब नजर आ रहा है। उत्तराखंड की 70 सीटें, जहां पर 632 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात करें, जहां पर 117 विधानसभा सीटें हैं। ये नतीजे थोड़ी देर में देखिए आप। बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो कि कड़ी टक्कर, एक त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की भी हम बात करेंगे, साथ ही मणिपुर और गोवा की भी बात करेंगे। तो टीवी स्क्रीन इस वक्त सज चुका है और आपको बता दें कि वीआईपी न्यूज चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। हर तरफ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे संवाददाता हैं, पल पल की अपडेट्स आपको देंगे। तो रुझान आने अब शुरू होने लगे। 8:11 का वक्त, जहां सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी, उसके बाद वोटिंग जो ईवीएम मशीन है उनकी वो शुरुआत होगी खुलने की। तो कहीं ना कहीं जो किस्मत का फैसला है आज दिग्गजों का, वो ईवीएम मशीन से बाहर निकलेगा। और कहीं ना कहीं दूरबीन की दृष्टि से प्रत्याशी भी देख रहे हैं कि आखिर जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो नतीजे क्या होंगे। संजय जी, देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से इस दौर में आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरे पर वार दर वार चला है, उससे आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इस ईमानदार पर्व को हम बेईमानी की तरफ भी देख रहे हैं। एक तरफ बैलेट पेपर को लेकर के आरोप लग रहे हैं, ईवीएम की निगरानी की जा रही है। हम अगर अन्य प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल देखने को मिला, अभी हम 2 चरण उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम वही उत्तर प्रदेश में थे, तो वहां का माहौल जैसा देखने को मिला, जिस तरह से बैलेट पेपर के नाम पे सड़कों पे कुछ पार्टियों के लोगों ने हो हल्ला किया है, वो इस लोकतंत्र के महापर्व की ईमानदारी से प्रश्न खड़ा करता है। आप अपनी बात नियम कानून के दायरे में रह करके करें तो वह अच्छा भी लगता है, उसे ईमानदारी के साथ देखा भी जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि कल आपने देखा होगा परसों बनारस में और कल अन्य जिलों में जिस तरह से सरकारी गाड़ियों को बिना किसी बात के किसी पार्टी के लोगों ने तलाशी ली है, वो इस लोकतंत्र के महापर्व पर प्रश्न खड़ा करता है। बिल्कुल संजय जी, अगर बात करें जिस तरीके से ईवीएम को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, ईवीएम की अगर हम बात करें, ईवीएम बेवफा हो जाती है और पहले से ही जिस पार्टी को यह लगता है कि कहीं ना कहीं वो जोड़ तोड़ नहीं कर पाएगी या फिर उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगी कि वो सत्ता पर काबिज हो पाए, तो पहले से ही ईवीएम पर दोष प्रत्यारोपण शुरू हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी भी जो है कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। 2024 के अगर हम चुनावों का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा कि जो रिजल्ट आएगा वो आगे चलकर वही पार्टी आगे भी सरकार बनाती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ईवीएम मशीनों को लेकर पहले से निगरानी शुरू हो गई। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत कड़ी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, हर तरफ दूरबीन भी लगाई गई है और ये निर्देश दिए गए कि कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत उस पर कड़े और सख्त जो है वो कानूनी प्रक्रिया की जाए। बावजूद उसके जो तमाम विपक्षी पार्टियां वो आरोप लगाती नजर आ रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे सेंसिटिव प्रदेश इसलिए माना जाता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में शीन हुई थी 2017 में, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सपा बसपा, वो मान के चल रहे थे कि आने वाले कई वर्षों तक उनका साम्राज्य रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो परिणाम दिया है, उस परिणाम को देखते हुए आप कह सकते हैं 22 का भी चुनाव बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अनुमान कुछ भी लगाया जाए, सर्वे रिपोर्ट कुछ है, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ हम 1 घंटे बाद ही जनता को करा सकते हैं। हमारे दर्शक भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और उस सीटों पर सबसे ज्यादा टक्कर अगर देखी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई बसपा और कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बसपा का वहां पे कोई रोल विशेष महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है। बिल्कुल, अगर रैलियों की भी बात करें संजय जी, तो कहीं ना कहीं रैलियों जो ताबड़तोड़ रैलियां हुई है, तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो नजर नहीं, इक्का दुक्का बिल्कुल अंतिम चरण पर वो पहुंचे। हालांकि प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ बड़े दमखम के साथ वहां पर जो उन्होंने अपनी प्रचार की शुरुआत की, लेकिन कहीं ना कहीं
नाकाफी नजर आई वो तमाम कोशिशें, वो तमाम दिग्गजों की जो वहां पर रैलियां हुई। अगर हम बात करें चाहे वो उत्तराखंड से हो या फिर उत्तर प्रदेश से हो या फिर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो भी वहां पर पहुंचे, तमाम स्टारक प्रचारक पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की रणनीति कहीं ना कहीं नाकाफी और फीकी नजर आई। देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण था, वह भी विधानसभा में जी। कांग्रेस वहां पे केवल अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहती थी, क्योंकि उसकी लड़ाई 2022 की नहीं 2024 की है और 2022 में वह अपनी उपस्थिति मजबूती से चुनाव परिणाम पे नहीं, चुनाव के दौर में दिखाना चाहती थी। इसलिए चुनाव के दौर में उन्होंने प्रियंका गांधी का चेहरा सामने करके अपने आप को ये दिखाया कि हम उत्तर प्रदेश के माध्यम से जो सत्ता की शीर्ष है 2024 में जो लड़ाई होने वाली है वहां की तैयारी हमने कर ली है। तो आप जो बार बार बात या मीडिया जो बार बार बात कर रही है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी मान के चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई या उनके चेहरे की लड़ाई नहीं है। चेहरा महत्वपूर्ण प्रियंका का था। प्रियंका गांधी के चेहरा को वहां पे उन्होंने कैद करने का प्रयास किया और जिस तरह से लड़की हूं लड़ सकती हूँ, 50% महिलाओं को 40% महिलाओं को वहां टिकट की बात की और दिया भी गया। आपसे हम बताएं, उत्तर प्रदेश में अगर कायदे से कांग्रेस चुनाव लड़ती तो वो वहां पे सारे सीटों पर अपने प्रत्याशी न खड़ा कर पाती, लेकिन प्रियंका गांधी का ये एक्सपेरिमेंट लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और महिलाओं को जिस तरह से प्रतिनिधित्व देने की बात की, महिलाएं निकल के सामने आई, उन्होंने उनको टिकट दिया और टिकट देने के बाद जो लड़ाई लड़ी गई है वह लड़ाई भले परिणाम के रूप में 2017 में दिखाई दे, लेकिन 2024 में यह एक परिणाम के रूप में आप मान के चलिए जिस तरह का रणनीति या जमीन तैयार कांग्रेस वहां कर रही है 24 में वह मजबूती से सामने दिखाई देगी। हम बात करते हैं बसपा की। बसपा किस रणनीति के तहत वहां पे उसने वॉकओवर दिया, ये जनता भी नहीं समझ पा रही, बसपा के वोटर भी नहीं समझ पा रहे हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बसपा वहां पे मजबूती से लड़ सकती थी, लेकिन विड्रॉ किया उन्होंने, अपने आप को वॉकओवर दिया। किसको दिया ये तो परिणाम बताएगा और जानने वाले जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से किस पार्टी को वॉकओवर दिया है। अब महत्वपूर्ण ये होगा कि वह वॉकओवर भाजपा को काम देता है या वॉकओवर सपा को काम देता है, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन बसपा की उपस्थिति इस बार जिस तरह से नहीं रही वह भविष्य बसपा का बता रहा है कि उत्तर प्रदेश क्या क्या पूरे भारत से बसपा चुनावी राजनीतिक परिदृश्य से राजनीतिक ये जो नक्शा है उससे बाहर होने वाली है लेकिन उत्तर प्रदेश में दिखी नहीं, उसका कैडर वोट है, वोट परसेंटेज उसका दिखाई देगा, उसके लोग जीतेंगे भी, 2, 4, 10 अनुमान लगाया जा रहा है 2.5 तक पहुंचेंगे भी। लेकिन मायावती का स्क्रीन पे न आना, मायावती का चुनाव रैली में न आना, मायावती का मजबूती इस चुनाव में अपने आप को या अपनी पार्टी को न दिखाना संदेह को पैदा करता है और वह संदेह कहीं न कहीं से बसपा को आने वाले समय में नुकसान करने वाला है। बिल्कुल संजय जी, और अगर बात की जाए जो रुझान लगातार आप बात कर रहे हैं, हम 8:19 का वक्त है, 8:30 बजे बैलेट पेपर शुरू हो जाएंगे, खुलने ईवीएम शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से इलेक्शन अपडेट्स आ रही है उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर तो चल रही है, लेकिन भाजपा 7 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। और आपको बता दें कि ये पोस्टल बैलेट की गिनती के रुझान है, तो अब पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हो चुके हैं। ठीक 8 बजे इन्होंने जो टेबल इनकी लगी थी पोस्टल बैलेट की, वहां पे इन्होंने पोस्टल बैलेट लगा दिए, तो 8 बजे काउंटिंग शुरू हो गई है जी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है और वही होनी है, और उसके बाद फिर ईवीएम की तरफ ये बढ़ेंगे। पोस्टल बैलेट के साथ साथ सर्विस वोटर के बैलेट भी है, उन्हें भी काउंट किया जाएगा। ये मान के चलिए कि जब तक ये दोनों काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। 230, हम अगर देहरादून की बात करें तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए 230 कर्मी लगे हुए हैं और सर्विस वोटर्स की काउंटिंग के लिए लगभग 114 सर्विस वोटर काउंटिंग के लिए कर्मी लगे हुए हैं। और ये आप परिणाम हमारी समझ से अभी ये पता चल जाएगा पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर की क्या स्थिति है।
लेकिन जैसा आपने कहा रुझान आना है, तो रुझान के लिए हमें कम से कम 10 बजे तक का इंतजार करना होगा, जब तक ईवीएम का पहला चरण दूसरा चरण नहीं खुल जाता। तो अब वह प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र के महापर्व का परिणाम जल्द ही आना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में 632 प्रत्याशियों का भाग्य खुलना शुरू हो गया है। 70 ऐसे भाग्यशाली हैं जिन्हें हम आने वाले 2-3 घंटे में उनका नाम चिन्हित हो जाएगा और वह उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, तो लगातार अपडेट्स भी हम आपको देते चले। उत्तराखंड की हमने बात की, यूपी की अगर बात करें, सबसे बड़ा स्टेट जहां पर 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा 14 सीटों पर आगे, सपा 8 सीटों पर आगे चल रही है। बसपा का फिलहाल अभी खाता खुल गया है, बसपा 2 सीटों पर आगे चल रही है। संजय जी जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अभी जो सर्विस वोटर्स हैं या पोस्टल बैलेट है, उन्हीं के हिसाब से काउंटिंग शुरू कर दी गई है। और ये जो अभी रुझान आ रहे हैं ईवीएम खुलने के बाद, जब पहला चरण आएगा उसके बाद कई अनुमान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा 300 पार की बात करके चल रही है, कोई भी सर्वे 300 के आसपास भी नहीं पहुंचा है, लेकिन ये माना जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी। जी बिल्कुल, और साथ ही बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ नंबर पड़े तो दूसरी पार्टी की मदद ले लेंगे। तो कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल के नतीजों से हालांकि भाजपा परचम लहराती तो नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संशय की स्थिति भी बनी हुई है। हालांकि वहां पर अलायंस पहले से मौजूद है। बीजेपी एक छोटी पार्टी के तौर पर पहले आई थी, लेकिन अपना दमखम के साथ वहां परचम लहराया। क्या दोबारा वो फतेह हासिल कर पाएगी? मणिपुर की 60 सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए सर, आप आवाज पहुंच रही है आप तक? तो आइए इस बीच हम आपको बता दें कि अगर योगी जीते तो 2007 के बाद पहले ऐसे नेता होंगे जो चुनाव लड़कर सीएम बनेंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव बीजेपी को मिली थी 325 सीटें। 2017 के चुनाव में पंजाब में कांग्रेस बंपर जीत के साथ आगे आई थी। कांग्रेस की अगर हम बात करें 117 में से 77 सीटों पर कब्जा किया था। और अब 2022 के नतीजे टीवी स्क्रीन सच चुकी है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी जो कि बड़ा चेहरा उत्तराखंड का, देवभूमि उत्तराखंड, और वहां पर देखिए भगवा रंग का कमल का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है कि वाकई दोबारा वहां पर फतेह हासिल करेगी बीजेपी। हरीश रावत जो कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और कहीं ना कहीं अब उनकी जो राजनीति है वो चरम पर है, और उनके लिए अगर वो इस बार नहीं जीत पाए तो उनके लिए ये अंतिम रण होगा। इसलिए पूरे दमखम के साथ तमाम कार्ड उन्होंने खेले, संपत्ति कार्ड से लेकर हो या तमाम अपनी रणनीति, अपने तमाम चुनावी अनुभवों को लेकर, अपने राजनीतिक करियर के तमाम अनुभव देखे उन्होंने। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, वो पहाड़ी राज्य जो कि एक यंगेस्ट राज्य है, जिसको कहा जा सकता है कि युवा राज्य है, तो क्या पुष्कर सिंह धामी जैसा युवा चेहरा वहां नजर आएगा या फिर वहां पर हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे? और ये टीवी स्क्रीन देखिए जो कि सज चुका है। थोड़ी देर बाद यहां पर आंकड़े सजने भी शुरू हो जाएंगे, तो पूरे समय वीआईपी न्यूज आपको महा कवरेज के साथ यहां पर पल पल की अपडेट्स देगा। और बात कर रहे हैं तमाम राज्यों की, जहां पर फिरोजाबाद शोकाबाद सीट से पहला रुझान ओम प्रकाश वर्मा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मैं राज्य में कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हूं। तो अपने अपने पार्टी के वर्डिक्ट्स भी आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि कई जगह पर लड्डू भी बनने शुरू हो चुके हैं। जलेबी सुबह सुबह तलती हुई हमने देखी, लेकिन सबसे दिलचस्प यह होगा कि जैसे जैसे रुझान आएंगे यह स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी होली ज्यादा रंगीन होगी, क्योंकि होली के लिए कुछ ही समय बचा हुआ है शेष। तो रंग बिरंगी होली के लिए कौन तैयार होगा और किसके रंग फीके पड़ जाएंगे, ये आज यानी कि 10 मार्च जो कि निर्णायक तिथि है, निर्णायक घड़ी है और निर्णायक दिन है। क्योंकि आज वो तमाम दिग्गज, चाहे वो हॉट सीट्स हमने गिनवाई हो आपको, ये तमाम वो चेहरे जो कि सत्ता में सबसे ज्यादा नजर आते रहे, क्या वाकई वो चमकते हुए नजर आएंगे या वो चमक आज फीकी पड़ जाएगी? संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
जी संजय जी, बिल्कुल। आज अगर हम बात करें, होली नजदीक है, क्या लगता है, क्योंकि आज से ही ये तय होगा कि किसके घर पर वो ढोल धमाके सुनाई देंगे, किसके घर पे वो मिठाइयां बटेंगी, होली के रंग नजर आएंगे या होली के रंग फीके पड़ जाएंगे? देखिए, 1 हफ्ते का समय है और 70, ये आप कह सकते हैं कि अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो 70 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके घर में आज से ही ढोल ताशे बजने शुरू हो जाएंगे। 1 हफ्ते पूरा होली खेला जाएगा। तो आप अभी से ये मान के चलते उत्तराखंड में जो स्थिति है, जिस तरह से है 632 प्रत्याशियों का भाग गया, 632 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लगभग 9%, 70 प्रत्याशी आज होली का त्योहार आज से मनाएंगे। अगर हम पूरी स्थिति पे जाते हैं तो उत्तराखंड 13 जिले का प्रदेश है और इस 13 जिले में आप ये मान सकते हैं कि 70 विधानसभाओं में लगभग 41 विधानसभाएं गढ़वाल में है और 29 कुमाऊं में है। इनके साथ में जो मैदानी सीटें हैं वहां पे ज्यादा है। तो आज जो रुझान और जिस तरह का उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अभी हम आपको विजुअल दिखा रहे होंगे जो आपके पास पहुंच रहा होगा, दोनों पार्टियों के प्रत्याशी कांग्रेस भाजपा के साथ आम आदमी में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। आम आदमी के भी कार्यकर्ता यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। जी, जुड़े रहिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। हमारे साथ कबीर कुकरेती जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी भी हम पहले प्रतिक्रिया दें। सर, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद सर। बिल्कुल, सुबह से रुझान शुरू हो चुके हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें, आज का दिन बहुत निर्णायक है, क्योंकि आज उन तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन से धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा। हालांकि रुझान शुरू हो चुके हैं, क्या लगता है किसके रंग जो है वो होली के ज्यादा अच्छे होने वाले और किसके फीके पड़ जाएंगे? हालांकि एग्जिट पोल से अब एग्जैक्ट पोल का दिन आ चुका है। अभी तक जो स्थिति लग रही है, यहाँ पर कोई वेव नहीं दिखाई दे रही है, तो उससे एक चीज स्पष्ट हो रही है कि स्थानीय स्तरों का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। ये जो भी रिजल्ट्स आएंगे प्लेन्स में, तो फिर भी स्थिति ऐसी है कि थोड़ा बहुत पार्टी का भी असर और पार्टी के कारण भी वोट पड़ रहा है। बस पहाड़ में और ऊपर की स्थिति तो यही दिखाई दे रही है कि जितना भी पोलिंग हुआ उसमें स्थानीय मुद्दों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। जी बिल्कुल। और इस बीच सर, रुझान भी कुछ मैं बताते चलती हूँ, क्योंकि तमाम दर्शक इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर सामने टकटकी लगाए बैठे हैं। प्रतापगढ़ से कृष्णा पटेल पीछे चल रही है, पंजाब में चमकौर साहिब से चरणजीत सिंह चन्नी आगे चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर, गोवा में निर्दलीय आगे, और साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस 6 और भाजपा 7 सीटों पर आगे चल रही है। यहाँ पर पंजाब का जिक्र कर लेते हैं प्रवीण जी, जो कि जिस प्रकार से अगर बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी दलित चेहरा, और उस बीच अगर सिद्धू की बात करें, हालांकि आज उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है, तो तैयारी पूरी है, बस तैयार है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आते हैं, तो वहां से तमाम वो जो विधायक है उनको शिफ्ट कर दिए जाएंगे कहीं, क्योंकि ये भी बहुत डर है। अगर एक तरफ जो एक पार्टी बीजेपी है जो कि डर पैदा कर रही है कहा जा रहा है, तो कहीं कुछ पार्टियां हैं जहां पर वो डर कर बैठी है कि हमारे जो विधायक है वो टूट कर ना वहां चले जाए। तो आज जो कल की रात थी बहुत भारी थी, और आज जो दिन है वो कहीं ना कहीं अपने विधायकों को समेटने, उनको सहेजने में भी कई पार्टियां लगा रही हैं। क्या कहेंगे? ये बहुत दिलचस्प देखा गया। देखिए, ऐसा पंजाब की स्थिति भिन्न है, वहां पर काफी हद तक माहौल दिखाई दे रहा था, जमीन पे पहले से ही माहौल दिखाई दे रहा था कि क्या स्थिति किस तरफ जा रही है। उसमें काफी हद तक कांग्रेस ने अपनी तरफ से मेहनत करी उस स्थिति को पैदा करने के लिए। ये तो जब शुरुआत में चन्नी जी जब बने थे मुख्यमंत्री, उस टाइम ऐसी स्थिति थी कि एक माहौल था, पर ये जो इनकी आपसी लड़ाई थी वो घूम फिर के उनपे विश्वसनीयता कम हुई है, और इसी का कारण है कि देखेंगे आप आगे चल के कि आम आदमी कम से कम सबसे बड़ी पार्टी बनके तो उभरेगी, और कांग्रेस किसी स्थिति में नहीं रहेगी कि अपनी गवर्नमेंट बना ले। बिल्कुल, तो काफी दिलचस्प मुकाबला है। संजय जी, क्या कहेंगे पंजाब की रणनीति और राजनीति पर आपकी प्रतिक्रिया? सर देखिए, पंजाब की राजनीति हमेशा एक नए निर्णय की तरफ जाती है जी। और जैसा देखने को मिल रहा है, कांग्रेस बड़ी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो टक्कर उसे दे रही है, ये कहना मुश्किल होगा कि 1 नंबर की पार्टी कौन होगी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में एक नंबर की लड़ाई है, 1 और 2 की लड़ाई है।
तो ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वहां पे अपने लोग अपनी तरफ वोटर्स को, मतदाता को अपनी तरफ किया है, तो वहां पे कांग्रेस जो मान के चल रही थी कि सत्ता में वापसी करेगी, वो मुश्किल लग रहा था। और आप आज भी परिणाम जब तक आएगा अंत तक, वहां भी आप कहने में मुश्किल होंगे कि वहां पे किसके पक्ष में परिणाम जाएगा। कांग्रेस मजबूती से वहां पे लड़ी है, लेकिन पिछले दिन जो उनके अंदर कलह हुआ, उस कलह का परिणाम भी चुनाव परिणाम में दिखाई देगा। इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस को वहां पे सत्ता में शीन होना। तो इसलिए वहां पे आम आदमी पार्टी को आप मान के चलिए कि सबसे मजबूत पार्टी के रूप में दिखाई देगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की बात करें, भगवंत मान जो कि एक बड़ा दिग्गज चेहरा वहां बनकर निकले, एक बड़ा चेहरा बनकर निकले आम आदमी पार्टी का। अगर हम चुनावी रणनीति देखें तो कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प रही। और रुझान भी मैं बताती चलूं, क्योंकि अभी जो 8:20 के आसपास के वक्त के समय पंजाब 117 सीटों में से 8 के रुझान सामने आए, जिसमें 4 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 1 सीट पर अकाली दल आगे है। तो पंजाब की रणनीति भी और काफी दिलचस्प हो गई। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर, भाजपा 17, समाजवादी पार्टी 12। साथ ही पोस्टल बैलेट की मतगणना अभी शुरू हुई है। ईवीएम से पड़े मतों की जो गिनती है वो 9 बजे शुरू होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें यहाँ पर प्रवीण सर, जिस प्रकार से अभी जो शुरुआती रुझान है, बीजेपी 17 सीटों पर आगे, समाजवादी 12, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो हम एग्जिट पोल की बात कर रहे थे वैसा ही कुछ रुझान शुरू हो गया है, बीजेपी आगे चल रही है अभी। वही रुझान भी है और वही स्थिति काफी हद तक उत्तर प्रदेश में स्पष्ट भी नजर आ रही थी। हम लोग दूसरी चीज भी देखना चाह रहे थे, दूसरा पक्ष भी देखना चाह रहे थे, पर घूम फिर के एक विशेष वर्ग के बाहर समाजवादी पार्टी जो नहीं निकल पाई और अलग से और वर्गों को नहीं जोड़ पाई, उस कारण समाज। दूसरा कारण मुझे जो नजर आता है, अखिलेश जी जो मैदान में बहुत देर से उतरे, जैसे मुलायम सिंह जी होते तो आपको 1.5-2 साल पहले से ही वो दिखाई देते और उसका प्रभाव भी दिखाई देता। क्योंकि यूपी में इतनी दिक्कतों के बावजूद भी बीजेपी आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे को तो ये इन्हीं की कमी दिखाई दे रही है अखिलेश जी की, पूरी ताकत से अपना इलेक्शन नहीं लड़ पाए। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला है। और आज का दिन इसलिए बहुत खास है क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां पर एमवाई फैक्टर सबसे मजबूत कहा जाता है। लेकिन इस बार साइलेंट वोटर्स का भी बहुत योगदान माना जा रहा है प्रवीण जी, क्योंकि साइलेंट वोटर्स वो वोटर्स होते हैं। जी, सबसे बड़ी अच्छी चीज जो दिखाई दे रही है कि महिलाओं ने अपने मन के अनुरूप वोट करने की कोशिश करी है, उन्हीं का प्रभाव इलेक्शन रिजल्ट में भी दिखाई दे रहा है, मतलब ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे पोस्टल बैलेट खत्म होंगे और नॉर्मल वोटिंग जब ईवीएम का काउंटिंग शुरू होगा, तो उस टाइम आपको पता लगेगा कि महिलाओं का हिस्सा उसमें ज्यादा होगा। पोस्टल बैलेट में महिलाओं का हिस्सा काफी कम होता है, तो इसलिए अभी पूरा वो रुझान नहीं है। आप जैसे ही देखेंगे कि पोस्टल बैलेट के इतर जब ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी, तो आप उत्तर प्रदेश से पूरा का पूरा जो महिलाओं का हिस्सा है, महिलाओं का जो इम्पैक्ट है, वो सारा नजर आने लगेगा। क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा महिलाओं के लिए ज्यादा आवश्यक था, वो उनको ज्यादा अफेक्ट करता था, और वो दिखाई देता है। बिल्कुल, और इस बीच चलिए तमाम अपडेट्स के साथ मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में 6 सीटों पर कांग्रेस आगे, यूपी में 50 सीटों पर रुझान शुरू हो चुके हैं। यूपी में 28 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां पर यूपी में 28 सीटों पर बीजेपी, 18 सीटों पर एसपी गठबंधन आगे। साथ ही यूपी में बीएसपी 2 सीटों पर आगे। सरदाना से बीजेपी के संगीत सोम आगे चल रहे हैं। तो रुझान में देखिए बीजेपी की बढ़त बनती नजर आ रही है, जहां पर सरदाना से बीजेपी के संगीत सोम आगे। उत्तराखंड में 13 सीटों में रुझान, उत्तराखंड में 7 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है। तो दिलचस्प रुझान है, शुरुआत हो चुकी है और देखिए आगे आगे क्या होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए देवभूमि उत्तराखंड से, साथ ही प्रवीण कुकरेती सर जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर बिल्कुल वही बात जो हम कर रहे हैं, रुझान के इर्द गिर्द आते ही जो है पहले एग्जिट पोल और रुझान लगभग वही आंकड़े, क्योंकि शुरुआती दौर पर हम देख रहे हैं बीजेपी आगे ही बढ़त बनाकर चल रही है। ऐसा है, अभी वही वाली बात है, पोस्टल बैलेट के पास जो नॉर्मल काउंटिंग शुरू होगी, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, तभी हमें रुझानों पे थोड़ा विश्वसनीयता आएगी। अभी तक तो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट की कुछ प्रवृत्तियां हैं, जैसे पूर्व में भी उन्होंने बीजेपी को काफी समर्थन दिया है, तो उस चीज हम ज्यादा वो नहीं कर सकते। पर जब स्थानीय
मुद्दे हावी होने शुरू होंगे। पहाड़ों के बॉक्सेस खुलेंगे तो वहाँ सारे के सारे जो मुद्दे होंगे वो स्थानीय होंगे, और उन स्थानीय मुद्दों का ही प्रभाव आप इन इलेक्शन पे देखना। और जो विधायकों के प्रति भी थोड़ी बहुत नाराजगी जो पहाड़ों में देखने को मिल रही है, उसका भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी तो मेरा कहना है कि थोड़ा जल्दी है, एक बार जरा ये पहला राउंड ईवीएम का हो जाए काउंट, उसके बाद थोड़ी स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। बिल्कुल, तो ये पहला राउंड शुरू हो चुका है और जहां पर ये नतीजे देखिए टीवी स्क्रीन पर, उत्तराखंड बीजेपी 21, कांग्रेस 20, आम आदमी पार्टी 3, साथ ही पंजाब के रुझान इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी 2 और इंडियन कांग्रेस जो है 15 और आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए 22 पर नजर आ रही है। बिल्कुल, पंजाब की अगर हम बात करें, यहां पर संजय जी जिस प्रकार से पंजाब का हम जिक्र कर रहे थे, आम आदमी पार्टी पहले भी बढ़त बनाती नजर आ रही थी एग्जिट पोल पे, और एग्जैक्ट पोल का दिन देखिए आप, जहां पर आम आदमी पार्टी सुबह से ही भगवंत मान पहुंचे, जहां पर वो उन्होंने पूजा अर्चना की, मत्था टेका। चरणजीत सिंह चन्नी 6 बजे ही गुरुद्वारे पहुंच गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज किसकी किस्मत का फैसला होगा, किस पर जो है बाबा जी जो है वो खुश होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत सबने की कि आज का दिन हमारे लिए होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की तस्वीर देखिए, 23 सीटों पर अभी आगे चल रही है, रुझान है शुरुआती। देखिए, पंजाब का तो जो रुझान आ रहा है वो ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी मजबूती से अपने आप को वहां दिखा रही है जी। लेकिन उत्तराखंड के रुझान को थोड़ा सा अपडेट मैं कर दूं आपको कि देहरादून में जो स्थिति इस समय यहाँ के मतगणना स्थल पे है, तो देहरादून में विकास नगर में कांग्रेस आगे चल रही है, पुरोला में बीजेपी है, घनसाली में बीजेपी है, रुद्रपुर से भी जो समाचार रिपोर्टर्स दे रहे हैं वहां भी बीजेपी आगे चल रही है, रुद्रप्रयाग में भी बीजेपी आगे चल रही है, पिथौरागढ़ से कुछ सीटों पर कांग्रेस आगे है, मसूरी से अभी पता चला है कि वहां भी बीजेपी आगे चल रही है। ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा का उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस और भाजपा नेक टू नेक इस समय जो प्रथम चरण, अभी ईवीएम खुलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो बैलेट पेपर और सर्विस वोटर्स की बात करें उसमें दोनों पार्टी, हाँ अभी कुछ एक नतीजा दिखाई दिया है कि आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर पोस्टल बैलेट में भी 1-2 जगहों पे आगे है। तो कांग्रेस भाजपा ही यहाँ पे आमने सामने रहेगी, और जिस तरह का पोस्टल बैलेट पे हमेशा देखने को मिला है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पुराना इतिहास अगर बताऊं तो पिछले कुछ समय में उत्तराखंड के वोटर का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा देखने को मिला। 19 का अगर आप लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, 5 सीटें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी है। 2017 में अगर आप यहाँ के विधानसभा का लीजिए तो 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। अगर हम 2014 के लोकसभा में जाए तब भी 5 की 5 लोकसभा की सीटें भाजपा। तो आप 2014 से जो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ उत्तराखंड के वोटर का रुझान रहा है, उससे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जब परिणाम धीरे धीरे आने शुरू होंगे और लोगों को ये दिखाई देगा कि टक्कर केवल कांग्रेस और भाजपा की है। जी बिल्कुल, टक्कर जो है कांग्रेस और भाजपा की साफ तौर पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खटीमा सीट और हरीश रावत की जो लाल कुआं सीट है, यहाँ पर बहुत दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा है। अगर बात करें, जिस प्रकार से हम सुबह ही बात कर रहे थे कि कर्नल जो कोठियाल है, हालांकि वो उनका त्रिकोणीय मुकाबला बनाते नजर आए, लेकिन मेन मुकाबला, कड़ी टक्कर, जो स्पष्ट मुकाबला नजर आ रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी का। हालांकि तमाम जो संजय जी आप जो रुझान दे रहे हैं, बीजेपी बढ़त बनाए हुए, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब जो हरीश रावत है उनकी सांसें कहीं ना कहीं हलक पर अटकी होंगी, क्योंकि वयोवृद्ध नेता है, काफी दिग्गज नेता है। इस बार की अगर राजनीति में वो सटीक उतरे तो आगे उनका करियर होगा, अदरवाइज जो उनका करियर है वो कहीं ना कहीं अधर पर आ जाएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में उनके जो अंदरूनी खाने से काफी उनके मुकाबले में जो उनके अंदर के ही लोग थे, कांग्रेस के ही लोग थे, उनके सामने विरोधी बनकर खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना होगा कि उन्हें जो पूरी रणनीति अपनाई है या जो उन्होंने पूरे चुनाव कैंपेन की है, क्या वाकई उसमें दमखम दिखा पाए। देखिए, ये मान के चलिए कि हरीश रावत राजनीति के अंतिम पायदान पे, जो राजनीति के अंतिम चरण में है, जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, जिस तरह से उनका कहना है, आपने सुना होगा, ये उनको एक अंतिम मौका दिया जाए। तो वो अपने आप से ये मान के चल रहे हैं कि ये विधानसभा के लिए अंतिम विधानसभा है, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। अब वह आने वाले समय में
वह किसे अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, ये भी उत्तराखंड टकटकी लगाए हुए देख रहा है। इस बार हरिद्वार से इनकी बेटी भी मैदान में है। तो आप ये सारी चीजों को जिस पर आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि वह मंदिर में गए, दर्शन किए, दर्शन करने के बाद अपने लोगों के साथ बैठ के टीवी के सामने परिणाम की तरफ नजर बनाए हुए हैं। तो हरीश रावत अकेले अपने बल पे कांग्रेस से यहाँ जो लड़ाई आप देख रहे हैं वो हरीश रावत की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं कह सकते। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी एक साथ खड़ी हुई थी, दूसरी तरफ हरीश रावत कांग्रेस को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। आपने पूरे दौर में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के छोटा नेता से लेकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक, चाहे वह अमित शाह रहे चाहे मोदी, उन्होंने सीधे सीधे हरीश रावत को निशाना किया। तो अगर हरीश रावत के ऊपर निशाना किया गया है, ये लड़ाई मानी जा रही है शुरू से कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा हरीश रावत को निशाना कब मान के चल रही थी, क्योंकि हरीश रावत का जो राजनीतिक कैरियर है वो आप मान सकते हैं कि उत्तराखंड में उस तरह की राजनीतिक सोच, उस तरह का राजनीतिक अनुभव अन्य किसी के पास नहीं है। तो वो उस राजनीतिक अनुभव के अनुसार उन्होंने कांग्रेस को आज इस मुहाने पे लाया है कि कांग्रेस अपने आप को ये कह रही है कि वो सत्ता में वापसी कर रही है। नहीं तो अगर हरीश रावत न होते तो कांग्रेस, आप कह सकते थे कि कांग्रेस ने भाजपा को वॉकओवर दे दिया था, लेकिन हरीश रावत का मेहनत का परिणाम है कि आज हर आदमी कह रहा है कि कांग्रेस भाजपा दोनों टक्कर की लड़ाई लड़ रहे हैं। परिणाम क्या होगा? दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर संजय जी और हमारे साथ प्रवीण सर भी जुड़े। प्रवीण सर, इस पे आपका क्या कमेंट है? जिस प्रकार की उत्तराखंड की राजनीति हम देख रहे हैं, सबसे जो युवा राज्य है 2000 में जो है वो अस्तित्व में आया और 2022 का ये चुनाव है, अगर हम पूरा एक पिछला पूरा रिकॉर्ड देखें, 2 बार कांग्रेस 2 बार भाजपा, लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन हर बार देखने को मिला है। क्या इस बार परिवर्तन तो नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन जो उठ कर खबरें आ रही हैं बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि वो रात भी बड़े अच्छे से सोए, चैन की नींद सोए। हालांकि कांग्रेस की नींद थोड़ी जरूर वहां पर डिस्टर्ब रही, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि ये तैयारी हो गई है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, वहां विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो शुरुआत के रुझान जो है कहीं ना कहीं अब वो नींद तो खराब हुई है, लेकिन क्या सुबह भी खराब कर रहे हैं? नहीं, देखो हरीश रावत जी पूरे उत्तराखंड के सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि केंद्रीय नेतृत्व के सारे वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती है। जहां पर भी प्रदेशों में वो जीती, पर जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें वहां बुरी तरह हारी, क्योंकि वहां पर चेहरा केंद्रीय नेतृत्व आ गया। तो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमी आ रही है कि उनका केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है, जिसकी वजह से सारा का सारा दारोमदार हरीश रावत जी पे आ गया। और हरीश रावत जी ही हो सके कि पार्टी को एक लड़ने की अवस्था में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। नहीं तो शुरू में तो स्थिति ऐसी लग रही थी कि कांग्रेस लड़ने को ही राजी नहीं है। और कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं आती है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण उनकी आपसी गुटबाजी होगी। क्योंकि आप देखिए हरीश रावत जी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उन्हें खुद सीट बदलनी पड़ी। तो ऐसी स्थितियां होती हैं, तो एक बड़े नेता को जब आप खुद हानि पहुंचाते हैं तो पार्टी को भी नुकसान होता है। तो वही मेरे को दिखाई दे रहा है। तमाम दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा से पीछे चल रहे हैं। जी ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा से पीछे चल रहे हैं। यूपी में बीजेपी 105 सीटों पर आगे, सपा 57 सीटों पर आगे, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आगे। तो गोरखपुर जो कि बहुत दिलचस्प सीट है, योगी आदित्यनाथ जहां पर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। कि सीट बहुत दिलचस्प इसलिए बन जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से आगे भी चल रहे हैं। जी प्रवीण सर, यूपी में भी काफी स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है। जब आप एक पार्टी केवल 3 जातियों और 2 जातियों का गुट बना के ही इलेक्शन लड़ना चाहेगी तो फिर दिक्कत आएगी ही आएगी। और दूसरी चीज है, जब वो सत्तासीन रही तो बाकी लोगों को साथ नहीं लेके गई। तो सरकारी नौकरियां हो तो एक विशेष समाज को ही दी गई, और जो राजनीतिक प्राश्रय जितना भी क्राइम को और इस टाइप का दिया गया वो भी कुछ विशेष समुदायों को मिला। तो उसके कारण से जो उनके प्रति एक वैसा भाव चल रहा, आप ये पाएंगे कि जैसे एक विशेष वर्ग नॉन बीजेपी को जिताने के लिए कोशिश करता है, वैसे एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हो गया है जो समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहता, और उसी का असर आपको ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें गठबंधन, क्योंकि इस बार जो देखा गया
आरएलडी के जयंत चौधरी, सपा के अखिलेश यादव और तमाम जो लोग मिलकर सामने आए कि हमें सामने आना है और इस बार हमें जो लड़ाई लड़नी है, बीजेपी को किसी भी तौर पर हराना है, इसलिए गठबंधन बनाया गया। लेकिन पहले के गठबंधन को अगर हम देखें, जहां सपा और कांग्रेस का देखा जा रहा था, जहां राहुल गांधी उनके साथ पहले नजर आ रहे थे, मंच शेयर कर रहे थे, उसके बाद जयंत चौधरी आए जिन्होंने कहीं ना कहीं मैं चवन्नी नहीं हूं बहुत सारे जुमले दिए। तो क्या लगता है वो चवन्नी वाकई रुपया बनती साबित होगी या चवन्नी बनकर रह जाएगी? देखिए, एक जाति को ही लेके उस जो क्षेत्र होता है उसमें वो अकेली जाति नहीं होती, और विशेषतः अगर वो जाति बहुत डोमिनेंट जाति है जिसने लोगों को दबा के रखा है, तो उसके प्रति थोड़ा विद्वेष का भाव बाकी समाजों में भी होता है। और जैसे जैसे ये मायावती जी के आने के पश्चात वो समाज बाहर निकल के आया, मुखर होने लगे, तो उस कारण से स्थिति ऐसी है कि केवल उन्हीं का वोट नहीं है। अगर वहां पर केवल दो ही जाति को लेकर अगर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो बाकी समाज भी तो बहुत बड़ी मात्रा में है, तो उनका वोट भी तो है। वो जमाने थे जब चरण सिंह जी के टाइम पे कोई वोट नहीं दे पाता था एक विशेष कम्युनिटी के अलावा, तो उस कारण से थी। उसके बाद से स्थिति देख लीजिए, महागठबंधन लड़ा, अजीत सिंह फिर भी हार गए, जयंत चौधरी हार गए, तो किस कारण से हारे? वोट तो वही गया था, वही समाजों ने वोट किया था, और बाकी समाजों को एक दूसरी धुरी में इकट्ठे होने के कारण वो चीज अब कमजोर पड़ती जा रही है। जी बिल्कुल। इस बीच तमाम नतीजे भी हम अपने तमाम दर्शकों को बताते हैं चले, जहां पर ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद विधानसभा से पीछे, बीजेपी में 105 सीटों पर आगे, सपा 57 सीटों पर आगे, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ तो आगे चल ही रहे हैं, तिलोई से मयंकेश्वर शरण सिंह आगे चल रहे हैं, नोएडा की अगर बात करें बीजेपी के पंकज सिंह आगे चल रहे हैं, शामली के कैराना से नाहिद हसन आगे, जहुराबाद से ओम प्रकाश राजभर पीछे, गाजियाबाद सदर सीट के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं, मंत्री अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं, साहिबाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सुनील शर्मा आगे चल रहे हैं। तो तमाम रुझानों पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। संजय जी, बिल्कुल बात करें, बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है, चाहे वो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश। देखिए, ये तो जितने सर्वेक्षण आए, जितने सर्वे रिपोर्ट आए हैं, उसमें ये कहा गया है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा मजबूती से सामने नहीं है, वह सारी चीजों को सिरे से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में जो बढ़त बनाई है, जिस तरह से पहले चरण में और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि भाजपा पीछे रही है, लेकिन तीसरे चरण से जिस तरह से अमित शाह उत्तर प्रदेश के हर जगह दिखाई दिए, मोदी पूर्वांचल की सीट में 3-3 दिन बनारस में बैठ के वहां पर रणनीति करते हुए दिखाई दिए, तो आप मान सकते हैं कि भाजपा अंतिम समय में, अंतिम ओवर में, इस्लाम ओवर में जिस तरह से बैटिंग करती है, वो जीत का एक नमूना पेश करती है। तो और पार्टियां शुरू में दम लगाती हैं, अंतिम समय में थकार से बैठ जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कई वर्षों से देखने को मिल रहा है, विशेषकर 2014 के चुनाव से युवा क्या करती है कि शुरू में धीरे धीरे अपने आप को मैदान में लेके चलती है, अंतिम समय में वो पूरा ताकत लगाती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण में जिस तरह से मोदी, योगी सारे लोग मैदान में उतरे हैं, उसी का परिणाम है कि आज ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 250 के आसपास आएगी, नहीं तो ये माना जा रहा था कि सपा 1 नंबर पे आएगी। अब आप यही भी अगर उत्तराखंड में देखते हैं तो उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का 6 महीने पहले ये माना जा रहा था कि उसको दूसरे नंबर की पार्टी मान के चली जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर बिग ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर यूपी में बीजेपी 105 सीटों पर आगे, सपा 57 सीटों पर आगे, ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद विधानसभा से पीछे चल रहे हैं, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आगे, तिलोई से मयंकेश्वर शरण सिंह आगे चल रहे हैं, नोएडा की बात करें बीजेपी के पंकज सिंह आगे हैं, शामली के कैराना से नाहिद हसन आगे, जहुराबाद से ओम प्रकाश राजभर पीछे, साथ ही गाजियाबाद सदर सीट से मंत्री अतुल गर्ग आगे हैं और साहिबाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सुनील शर्मा आगे चल रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड पंजाब के जो रुझान है वो भी हम आपको बताते चले, बीजेपी 29, कांग्रेस 28, आम आदमी पार्टी 1, ये उत्तराखंड के रुझान इस वक्त सामने आए हैं। 8:49 का वक्त हुआ है। पंजाब की बात करें, बीजेपी 2, कांग्रेस 20, आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, 26 का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। इस बीच गोवा भी बता दें आपको, बीजेपी 16, कांग्रेस 20 और साथ ही मणिपुर की बात करें तो बीजेपी 21,
इंडियन कांग्रेस 5 और कहीं ना कहीं जो दिलचस्प मामला है एनपीपी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले के साथ 10 पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो बीजेपी मणिपुर में भी आगे, गोवा में भी आगे, साथ ही उत्तराखंड में भी 29 के साथ आगे चल रही है। सिर्फ पंजाब का जो मुकाबला है वहां पर आप बढ़त बनाकर आगे चल रही है। जी प्रवीण कुकरेती जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर बिल्कुल तमाम रुझानों में एक चीज स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस ही अपने को लड़ाई में अपनी जगह खोती जा रही है। जहाँ तक पहले अगर आप देखा ये जाए तो ये सारे राज्य उत्तर प्रदेश को छोड़ के पिछले 10 वर्ष पूर्व सारे के सारे कांग्रेसी राज्य थे और इस बीच